हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। हत्यारे हाथी का ऑपरेशन। संजय श्रीवास्तव से सुनिए ये रोचक किस्सा, क्यों हत्यारा हुआ हाथी और कैसे हुआ उसका ऑपरेशन। यही कोई 10:30 के आसपास का वक्त होगा। वन विभाग का वार्डन चंद्रन अपने दफ्तर में कुछ कागजी कामकाज पूरा कर रहा था। अचानक एक आदमी तकरीबन झपटता हुआ दफ्तर के अंदर आ पहुंचा। चंद्रन ने देखा कि उस व्यक्ति के न सिर्फ कपड़े बुरी तरह फटे थे, बल्कि वो खुद भी जगह जगह से छिल कट गया था। कांपती हुई आवाज में उसने बताया कि वो और उसका एक और साथी बहुत सवेरे सवेरे कूकल के रिजर्व फॉरेस्ट में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे। अचानक एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। वो तो बच गया, मगर उसका साथी हाथी की सूंड की पकड़ में आ गया। हाथी ने उसे सूंड से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। वो बेचारा जब तक संभलता और भाग पाता, उस भीमकाय हाथी ने उसको अपने पैरों से कुचल डाला। साथी को हाथी के पैरों के नीचे कुचलते और अपने सामने ही मरते हुए देखकर वो दहशत से भर गया। वो बदहवास आदमी भाग छूटा और खासी दूरी तय करके यहां पहुंचा। थोड़ा संयत हुआ तो उसने चंदन को कुछ और बातें बताई। उसने कहा कि वह हत्यारा हाथी बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। हाथी के दांत अंदर की तरफ एक दूसरे की ओर मुड़े से इस तरह बड़े हुए थे कि उसकी सूंड के सामने से पहुंचकर एक दूसरे से लगभग मिल गए थे। तो हाथी वक्रदंती था। वन विभाग के कुछ कर्मचारी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने वाले उस घायल आदमी के साथ साथ उस जगह पर पहुंचे जहां हाथी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बहुत कोशिशों के बाद और उस वक्रदंती गजराज को दूर भगा देने के बाद ही वो लाश पर हाथ लगा सके थे। वार्डन चंद्रन ने इस घटना की रिपोर्ट शाम तक चीफ वार्डन को भेज दी। इधर कई दिनों से चीफ वार्डन को लगातार खबरें मिल रही थी कि एक वक्रदंती हाथी खतरनाक होता जा रहा है। उसके पास जब चंद्रन की भी रिपोर्ट पहुंची तो उसने अगले दिन तुरंत राज्य सरकार से हाथी को गोली मारने की इजाजत मांगी। चंद्रन को भी इसकी खबर तुरंत मिल गई। चंद्रन स्थिति पर गहराई से विचार करता रहा। जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही थी उसे देखते हुए इस बात की पूरी आशंका थी कि आजकल में ही न सिर्फ इजाजत मिल जाएगी, बल्कि इस काम को भी अंजाम देने में देर न लगेगी। वो टेढ़े दांतों वाला वक्रदंती आजकल फॉरेस्ट रिजर्व की सीमा से सटे खेतों पर अक्सर धावा मारने लगा था। जब गांव वाले पत्थर फेंककर और पटाखे छोड़कर उसे डराते और नाल की ओर से भरी जाने वाली बंदूकों से उस पर फायर कर देते तो फिर जंगल में लौट आता था। और जंगल में वो जो वन क्षेत्र में वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था, तभी भड़कता था जब कोई उसके एकदम निकट पहुंच जाता था। पहले उसने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, पर इधर कुछ ही दिनों में वन क्षेत्र के बाहर उसने कई हमले किए। लकड़ियां चुनने वाले उस आदमी के अलावा वो 2 किसानों को भी पहले मार चुका था। चंदन को जानवरों से बहुत प्रेम था। वो किसी जंगली जानवर को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता था। उसने चीफ वार्डन को लिखकर विनती की कि हाथी को जान से मारने का आदेश देने से पहले उसे 1 हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि ये पता लग सके कि आखिर इस वक्रदंती के साथ क्या गड़बड़ हुई कि वो पागल हत्यारा बन गया। अगर ये पता लग गया तो जानकारी आगे भी काम आएगी। चीफ वार्डन इस बात पर राजी हो गया, पर उसने ताकीद के साथ महज 1 हफ्ते की मोहलत दी। चंद्रन का बेटा और अलागिरी के कुछ कर्मचारी वक्रदंती हाथी का जायजा लेने के लिए चल पड़े। हाथी उन्हें एक पहाड़ी पर घास पत्ती खाता मिल गया। उन्होंने दूरबीन से देखा कि खाते समय वो अपनी सूंड को सहजता से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। छोटे छोटे पेड़ों की डालियां और ऐसे पत्ते जो सहज ही छोटे छोटे हाथियों की पहुंच में आ सकते थे, उसकी पहुंच और पकड़ से बाहर थे। छोटे पेड़ों की डालियों को पकड़ने के लिए
उसे अपना सिर काफी ऊपर उठाना पड़ता था। इसके लिए उसको गर्दन पर काफी दबाव डालना पड़ता था। कभी कभी हाथी अपनी सूंड को भी दांतों के दायरे से बाहर निकाल लेता था, इस आशा से कि वह इस तरह उसका काम बन जाएगा। लेकिन तब उसके दांत सूंड और मुंह के बीच रुकावट बन जाते। वार्डन को लगा कि शायद यही कारण था कि हाथी खेतों में खड़ी फसल पर मुंह मारने जाता था। इन फसलों को आसानी से समेटकर मुंह तक ले सकता था। गर्मी बढ़ने लगी थी और अब जल्दी हाथी को जल्दी और ज्यादा प्यास महसूस होगी। जंगली नदी एल्लियोडे दूर नहीं थी। तीनों बड़ी तेजी से रास्ता काटकर नदी के सूखे तल में सबसे नजदीकी तालाब पर जा पहुंची और वहां एक ऊंची चट्टान पर झाड़ियों की ओट लेकर बैठे बैठे हाथी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वक्रदंती हाथी आता दिखाई दिया। वो कुछ लंगड़ा रहा था और बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मानव गंध पाकर वो पलटा और हमले के लिए झपट पड़ा। लेकिन शिकार को पहुंच से बाहर देख उसने एक पैर चट्टान पर टिका दिया और आगे की ओर झुककर फैली हुई सूंड से शिकारी को पकड़ने का असफल प्रयास करता रहा। वक्रदंती चट्टान के चारों ओर चक्कर काटने लगा। वो बेतरह गुस्से में रास्ते की झाड़ियों को रौंदता रहा। मोहन बिगड़ल और विशालकाय वक्रदंती हाथी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे हाथी की गर्दन पर एक बड़ी गांठ सी दिखाई दी जो उसके कान के पीछे छिपी थी। मोहन ने इस गांठ की ओर अपने पिता का ध्यान दिलाया। मोहन के इशारे पर चंद्रन ने उस गांठ को देखा। वार्डन चंद्रन ये देखते ही पहचान गया कि कोई औंधा फोड़ा था। लगता था कि फोड़ा मवाद से भरा हुआ है। उधर सूरज आग बरसा रहा था। हाथी आखिरकार इस घेराबंदी से थक गया और दूर चला गया। जंगल से लौटकर चंद्रन ने अपने दोस्त डॉक्टर रमेश को तुरंत पहुंचने का तार दिया। रमेश वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी था। अगले दिन शाम को रमेश आ पहुंचा तो चंद्रन ने उसे वक्रदंती के बारे में विस्तार से हर बात कहकर सुनाई। फिर बोला, यदि आप उसके घाव का ऑपरेशन कर सकें तो मैं उसे नशीली दवा से भरा इंजेक्शन फेंक कर बेहोश कर दूंगा। हाथी को उसकी भयानक पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और जब ऐसा हो जाएगा तब उसका हिंसक स्वभाव भी बदल सकता है। रमेश असमंजस में पड़ गया। काफी खतरनाक मामला था। जंगली हाथी का ऑपरेशन तो उसने वैसे ही पहले कभी नहीं किया था। फिर ये तो हिंसक और हत्यारा भी था। यह हाथी ज्यादा ही खतरनाक था। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी काबिल गौर थी कि ऑपरेशन करने पर हाथी की जान बचाई जा सकती थी और उसने ये कोशिश करके देखने का फैसला किया। चंद्रन इंजेक्शन फेंकने वाली अपनी बंदूक उठा लाया। उसने और डॉक्टर रमेश ने नशीली दवा का एक सही मिश्रण और खुराक तैयार की। वक्रदंती जैसे विशाल हाथी की भारी भरकम काया को देखते हुए काफी बड़ी और बहुत तेज खुराक की जरूरत थी। अगले दिन वार्डन चंद्रन और पशु चिकित्सक रमेश 2 गार्डों को साथ लेकर सुबह से शाम तक वक्रदंती हाथी को ढूंढते रहे। आखिरकार एक घनी जंगली घाटी में वक्रदंती उन्हें एक जगह घास पात चरता दिखाई पड़ गया। पर वो इतना नजदीक नहीं था कि इंजेक्शन फेंकने वाली बंदूक से काम लिया जा सके। सच तो ये थी कि ये बंदूक की मार कुल 25 मीटर से दूरी तक ही थी, बल्कि ये कहें कि 20 से 25 मीटर तक ही ये कारगर मार कर सकती थी। इससे दूर तो कतई नहीं। अगली सुबह खोज फिर शुरू हुई। इस बार वक्रदंती उन्हें नेल्लियोडे नदी की कछार में दिखाई पड़ा। चंद्रन बहुत हताश और परेशान था। चीफ वार्डन से उसे जो वक्त मिला था उसके 5 दिन गुजर चुके थे। आखिर चंद्रन ने उथले तालाब के पास घात लगाकर बैठने का फैसला किया और वक्रदंती को घेर घार कर उधर लाने के लिए उसने अपने कुछ साथियों को भेजा। वे टीन कनस्तर ढोल पीट कर और पटाखे छुटाकर हाका देने के लिए जंगल की ओर निकले। वक्रदंती प्यासा होने के साथ साथ भीषण क्रोध से धधक रहा था। वो जैसे ही बंदूक की मार में आया, चंद्रन ने निशाना साध कर घोड़ा दबा दिया। इंजेक्शन की सुई वक्रदंती की पसली से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रन ने जल्दी एक और इंजेक्शन बंदूक में डाला और दोबारा फायर कर दी। इस बार इंजेक्शन तिरछा होकर लगा। वक्रदंती के शरीर की मोटी चमड़ी में इंजेक्शन पूरी तरह धंस न सका।
इस हरकत से हैरान होकर के हाथी बंदूक की मार से बाहर निकल गया और उन लोगों को उस दिन निराश होकर लौटना पड़ा। भोजन की मेज पर मोहन वातावरण के तनाव को साफ महसूस कर सकता था और कर रहा था। वो जानता था कि इस समय उसके पिता के दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची हुई है। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि इस कोशिश को जारी रखा जाए या हाथ पर हाथ धरकर अलग थलग बैठ जाया जाए। वक्रदंती को सरकारी गोली का शिकार होने दिया जाए, मरने दिया जाए, जबकि उसकी परेशानी समझ में आ चुकी है और उसका इलाज भी है। चंदन ने कुछ ठान लिया। उसने फैसला किया कि वो वक्रदंती के काफी करीब जाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करेगा। इंजेक्शन फेंकने वाली अदना सी बंदूक तो दूर, कोई शक्तिशाली राइफल भी होती तो इस तरह हाथ में लेकर उस हत्यारे वक्रदंती हाथी के इतने नजदीक जाकर ऐसा करना बेहद खतरनाक था। चंद्रन सुबह सुबह ही हाथी द्वारा पिछली रात छोड़े हुए पैरों के निशान देखता हुआ उसकी खोज में निकल पड़ा था। डॉक्टर रमेश और जंगल के गार्ड सुरक्षित दूरी रखकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आखिर में चंद्रन को वक्रदंती दिखाई पड़ गया। वो जंगल के बीच थोड़ी सी खुली जगह पर घुटनों भर की ऊंची घास से अपना पेट भर रहा था। चंद्रन दबे पांव उधर पड़ा जिधर हाथी था। वो बिल्कुल खामोशी से जरा भी आहट किए बिना इस तरह बढ़ रहा था जैसे किसी हिरण को दबोच लेने के लिए चीता धीरे धीरे चलता है, कहीं किसी झाड़ी की तो कहीं किसी ढलान की मामूली सी ओट लेता हुआ वो उस दूरी तक जा पहुंचा जहां से वक्रदंती बंदूक की मार में आ गया था। चंद्र एक पतले से पेड़ के पीछे छिपकर निशाना लगा रहा था और कोशिश कर रहा था कि इस बार निशाना न चुके। खैर, उसने निशाना साधा और बंदूक चला दी। इस बार इंजेक्शन हाथी के कंधे के पीछे मांस में जाकर धंस गया। बड़ी मुश्किल से मनोरथ सिद्ध हुआ था और वो भी बहुत खतरा उठाने के बाद। चंद्रन ने राहत की सांस ली। इंजेक्शन के लगते ही हाथी बेचैन सा हो गया और पलट कर देखने लगा कि उसे क्या चीज आकर लगी। और तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। वक्रदंती को चंद्रन की गंध मिल गई। बस फिर तो चंद्रन को लगा कि अब बस पलक झपकते ही खेल खत्म। उसने छलांग लगाई और बकटुट भाग चला। हाथी उसके पीछे पड़ गया। चंद्रन पत्ता तोड़ भाग रहा था। जंगल में मनुष्य के लिए तो एक से बढ़कर एक रुकावट हो सकते हैं, लेकिन हमला करने के लिए लपकते हुए हाथी के लिए बाधाएं कैसी। चंद्रन घने झाड़ झंखाड़ और दुर्गम राह पर भागते भागते थक चला था और भयानक वक्रदंती उसके बेहद करीब पहुंच गया था। हाथी ने चंद्रन को सूंड से पकड़कर उठा लेने के लिए अपनी सूंड उठाई, आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक ही आक्रमण के लिए उठी सूंड धीरे धीरे नीचे आ गई। कुछ वैसा ही नज़ारा दिखा जैसे स्लो मोशन वाली फिल्मों में दिखता है। और फिर वो विशालकाय जंतु लड़खड़ा कर एक ठोकर खाकर चट्टानी जमीन पर गिर पड़ा। इस बात से मुतमईन हो लेने के बाद कि वक्रदंती नशीली दवा के असर में पूरी तरह बेहोश हो गया है और अब उसका ऑपरेशन करने पर कोई खतरा नहीं, रमेश ने कान के पीछे छिपे उसके आधे फोड़े का मुंह चीरा लगाकर खोल दिया। खून और मवाद का फव्वारा चंदन और डॉक्टर के कपड़ों पर जा गया। डॉक्टर ने कहा, आह, इसको सचमुच भयानक पीड़ा भुगतनी पड़ रही थी। उसने घाव में काफी गहराई तक टटोल कर देखा और शीशे के 3 टुकड़े बाहर निकाल लिए। ये टुकड़े नाल की ओर से भरी जाने वाली पुरानी चाल के बंदूक से चलाई गई गोली के थे। ये जरूर किसी ऐसे किसान की करतूत होगी जिसकी फसल पर वक्रदंती ने धावा बोला होगा। डॉक्टर रमेश ने घाव को अच्छी तरह से साफ किया, कीटाणु नाशक दवाइयों को लगाया ताकि घाव जल्दी भर सके और टाँके लगाकर घाव को बंद कर दिया। रमेश ने इंटरनल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगाया। साथ ही बेहोश करने वाली दवा का असर दूर करने के लिए एक दूसरा इंजेक्शन भी हाथी को दिया। इसके बाद सभी पीछे हटकर एक सुरक्षित स्थान से वक्रदंती को देखने लगे। वक्रदंती के विशालकाय शरीर में हल्की सी हरकत हुई। फिर कुछ देर बाद वो उठकर खड़ा हो गया। रमेश और चंद्रन ने गौर से देखा। बेहोश होकर गिरने से वक्रदंती का दाहिना दांत उस जगह से टूट गया था जहां दोनों दांत एक दूसरे को काटते हुए से आगे निकलते थे। अब
वक्रदंती हाथी अपनी पूरी आज़ादी से हर दिशा में हर ओर अपनी सूंड को घुमा सकता था और लगता था जख्म के तेज दर्द से भी उसे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल गया था। वह उतना तनाव में और नाराज उग्र नहीं दिख रहा था। वक्रदंती हाथी ने अब चंद्रन और डॉक्टर रमेश को भी देख लिया था। उसे उनकी गंध भी मिल रही थी, लेकिन अब की उसने झपट कर उन पर हमला करने की कोई चेष्टा नहीं की थी, बल्कि सूंड हवा में उठाकर वो लहराने लगा था। शायद वो अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से कह रहा था, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।